गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपका क्लास 6 में मैथ में एक्सरसाइज 13.1 हम कल बताए थे। आज 13.2 कंस्ट्रक्शन है। इसमें ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज करना है, स्केल का यूज करना है, कंपास का यूज करना है। प्रोटेक्टर इट मीन्स चांद। तो यहाँ पे 35 डिग्री और बेस है 6.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बेस ले लेते हैं और 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है। 6.8 सेंटीमीटर बेस लेते हैं और इस बेस का कोई नोमेनक्लेचर कर देते। जैसे मान लो कि ए बी हो गया, ए बी बेस हो गया 6.8 सेंटीमीटर, स्केल से ड्रॉ कर लिए। और चांद के माध्यम से यानी प्रोटेक्टर के माध्यम से इस ए पर 35 डिग्री हम एंगल को ड्रॉ करेंगे। तो चांद आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होगा। हम 35 डिग्री, ये तो 90 डिग्री हो जाता है और ये 45 डिग्री हो जाएगा और इससे थोड़ा सा छोटा यानी ये हो जाएगा आपका 35 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो मेजरमेंट है वो हम प्रोटेक्टर के माध्यम से करेंगे। प्रोटेक्टर को इस पर रख करके और तब हम इसको ड्रॉ करेंगे। इस तरह से इसमें क्वेश्चन आपका लगभग 6 क्वेश्चन है, जिसमें बेस दिया हुआ है साइड के रूप में और एंगल दिया हुआ है डिग्री के रूप में और चांद का यूज करना है, प्रोटेक्टर का यूज करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्ट एन एंगल 135 डिग्री, कॉपी द एंगल यूजिंग ए कंपास एंड रूलर। अब जिसमें हम प्रोटेक्टर का यूज नहीं करेंगे, कंपास का यूज करेंगे और स्केल का रूल यूज करेंगे, वो 35 डिग्री। तो यहाँ पर देखते हैं, आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि कोई भी एंगल ड्रॉ करने के लिए बेस का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बेस नहीं होगा तो आपका कोई एंगल ड्रॉ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हमको 90 डिग्री ड्रॉ करना है, ठीक है। तो 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले बेस तैयार करेंगे। मान लीजिए कि बेस तैयार हो गया और उस बेस का नोमेनक्लेचर हो गया बी सी, ठीक है। और इस बी पॉइंट पर हमको 90 डिग्री ड्रॉ करना है। कंपास को उठाएंगे और कंपास को प्रिपेयर कर लेंगे, पेंसिल वगैरह लगा लेंगे, पेंसिल का नोक भी देख लेंगे। अगर नुकीला होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। अगर मोटा होगा तो आपका एंगल का जो मेजरमेंट है वो गड़बड़ हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि इस यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, सेंटर मानेंगे और कंपास का एक पॉइंट इस पर चुभो देंगे, ठीक है। और अपने अंदाज से उस आर्क को लेंगे। सपोज ये आपका आर्क हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। फर्स्ट हमने कंपास का एक पॉइंट यहाँ रखा, सेंटर यहाँ रखा और ये आर्क ले लिए यहाँ से। क्लियर। अब उस कंपास का जो डिस्टेंस है उसको छोटा बड़ा नहीं करेंगे। सेकंड जो सेंटर यहाँ रखे थे वो सेंटर यहाँ रख देंगे और इस पर कट कर देंगे। तो जो डिस्टेंस यहाँ होगा वही डिस्टेंस यहाँ होगा। और फिर दूसरा इसको सेंटर मान लेंगे, इधर भी कट कर देंगे, इधर भी कट कर देंगे और फिर सेकंड इस पर लेकर इस पर कट कर देंगे। ये जो कट होगा ये आपका इस लाइन से मिल जाएगा, ठीक है। ये मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री ड्रॉ करने आपको आ गया, फिर से एक बार देख लीजिए। ये एक बेस तैयार करेंगे और बेस पर यानी यहाँ पर एक सेंटर लेंगे, कंपास को अपने अंदाज से छोटा करेंगे और फर्स्ट कट करेंगे यहाँ रख करके एक, फिर यहाँ रख कर सेकेंड और इस दोनों के बीच में यहाँ कट करेंगे। और ये जो मिडिल कट होगा इस दोनों पॉइंट के बीच का, उस पर से लेकर के हम यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो ही लाइन ड्रॉ होगा ये आपका एंगल बनेगा और एंगल होगा कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। क्लियर। अब इसको बाइसेक्ट कैसे करते हैं, तो 90 डिग्री का हाफ होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री हम कैसे ड्रॉ करेंगे। 45 डिग्री ड्रॉ करने के लिए केवल कंपास का यूज करना है। कंपास को जैसे यहाँ सेंटर लेकर के हमने ऐसे ड्रॉ किया था, आर्क को ड्रॉ किया था, वैसे ही इस पर सेंटर लेकर के ऊपर कट करेंगे।
यानी यहाँ पे कट करेंगे, और फिर यहाँ से सेंटर लेकर के यहाँ पे कट करेंगे। ये जो कट पॉइंट होगा, ये कट पॉइंट को इधर मिला देंगे, ये लाइन सेगमेंट हो गया, और लाइन सेगमेंट होगा तो ये पार्ट जो होगा 45 डिग्री का होगा, और ये भी पार्ट कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। इस तरह से हम किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपास एंड रूलर के माध्यम से। क्लियर? तो इस तरह से आप इसमें बी नंबर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ द 135 डिग्री, 135 डिग्री बनाना है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर 90 डिग्री आप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो 90 डिग्री हुआ, और 135 डिग्री कैसे हुआ कि अगर इसको 45 डिग्री कर देते हैं तो इस लाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पर पूरा एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर एंगल ड्रॉ करते हैं तो होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। लेकिन हमको 180 डिग्री नहीं करना है, कितना करना है? 135 डिग्री। तो यहाँ पर मेजरमेंट देखिएगा, अगर ये 90 है, ठीक है, ये 90 है तो इधर भी 90 होगा, तो 90 90 180 होगा। लेकिन अगर 90 को ई वाले पार्ट को अगर हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, यानी बाइसेक्ट कर दें, तो बाइसेक्ट का मीनिंग क्या हुआ कि इस पार्ट से लेकर यहाँ कट करेंगे, इस पार्ट से लेकर यहाँ कट करेंगे, और इस चीज को मिला देंगे। अब मेरे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एंगल होगा वो होगा 135 डिग्री। कैसे होगा? तो देखिए 90 डिग्री आपका ड्रॉ हुआ, और 90 डिग्री का हाफ 45 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री हम इसमें ऐड कर दिए, तो ये दोनों एंगल मिलके कितना होगा? 135 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो यहाँ से यहाँ तक हुआ 135 डिग्री हुआ। अब इसमें ड्रॉ करने के लिए आपके पास बहुत सारा चीज है, जैसे 135 डिग्री है, 148 डिग्री है, 110 डिग्री है, 50 डिग्री है। तो इसमें कंपास के माध्यम से और प्रोटेक्टर के माध्यम से ही हम ड्रॉ कर सकते। कुछ एंगल ऐसा है कि केवल कंपास और रूलर के माध्यम से हम एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कुछ एंगल ऐसा है कि जिसमें प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी, बिना प्रोटेक्टर का आप उसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 148 डिग्री ड्रॉ करना है, तो ये कंपास के दायरे में नहीं आता, कंपास से थोड़ा सा अलग है, तो उस कंडीशन में हम चांद का यूज करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है? तो ये आप, चूंकि ये सी नंबर क्वेश्चन है, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर एंड बाइसेक्ट देम यूजिंग कंपास एंड रूलर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप बनाइएगा 13.2 ABC 3 बनाइए, कल इस लेसन को कंप्लीट किया जाएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 6th क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, हिंदी का भी विषय है। एक ये आपका पाठ 14 में एक कहानी है, अहिंसा की विजय। तो इसमें पढ़ेंगे कि अहिंसा जो है सबसे बड़ा धर्म है। किसी चीज़ का हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं मारना चाहिए, किसी को कष्ट या दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी के विरुद्ध अन्याय नहीं करना चाहिए। इसी का कहानी का मेन उद्देश्य यही है कि अहिंसा की विजय। जब भी कहीं भी अगर जीत होती है तो धर्म की जीत होती है, न्याय की जीत होती है, अन्याय की जीत नहीं होती है। उसी प्रकार हिंसा की जीत नहीं होती है, अहिंसा की जीत होती है। तो ये कहानी जो है स्वर्गीय ठक्कर बाबा के अनुरोध पर पूज्य गांधी जी की अस्पृश्यता निवारण के धर्म का संदेश लाखों करोड़ों लोगों के हृदय तक पहुंचाने के लिए सारे भारत में 7 नवंबर 1933 से 31 जुलाई 1934 तक हुए। तो जो ठक्कर बाबा थे उन्होंने अनुरोध किया था गांधी जी से कि आप अहिंसा के लिए लोगों के मन में भरिए कि अहिंसा जो है अच्छी चीज नहीं है, लोग हिंसा ना करें, लोग अहिंसा में रहे, लोग किसी को कष्ट ना पहुंचाए, दुख ना पहुंचाए। उसके लिए उन्होंने करीब करीब 3 साल तक, 1 साल तक पूरे उन्होंने भारत में घूमे, भ्रमण किए, लोगों को दूर दूर तक जाकर शिक्षा दी है कि आप लोग हिंसा ना करें।
भारत के जंगल में गांधी जी के मुख से यह संदेश सुना और अपने हृदय में धारण किया कि अस्पृश्यता एक पाप है। माने अहिंसा जो है, हिंसा जो है एक पाप है, इसे आप दूर रहिए। कठोर हृदय भी पिघल गए और शिक्षा को धर्म का अंग समझने वाले भी समझ गए कि अहिंसा जो क्या है, धर्म का अंग है। अगर आप हिंसा ना करेंगे तो हर जीव को जीने का हक है, उसको सुरक्षा रखना प्रदान करना इंसान का पहला कर्तव्य है कि हर जीव जंतु को हम लोग सुरक्षा प्रदान करें, उसकी देखभाल करें, हिंसा ना करें। कि कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, कहने का तात्पर्य कोई भी जीव हो, बड़ा या छोटा, सब समान है, सबको जीने का एक समान अधिकार है। नीचे में गांधी जी की उड़ीसा की पैदल यात्रा के 2 प्रश्न दे रहा हूँ। उस यात्रा में मुझे भी बापू के साथ 9 दिन रहने का सौभाग्य मिला। पहला प्रसंग है, जून माह का अंत था। हमारा पड़ाव एक दिन एक छोटे से गांव में था। जून महीने का अंतिम का समय था और जब उसके साथ कभी में निकले थे गांधी जी के साथ लेखक लिखने थे, तो उसमें एक गांव में उन्होंने ठहरा, रुका, पहले अपने अपने बिस्तर लेकर जिसके झोपड़ी में जगह मिली रैन बसेरे के लिए चल दिया। हम 2 आदमी भी एक गरीब किसान घर पर आए, एक चटाई डालकर बड़े प्रेम से वहाँ बातें करने लगे। मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, पर मैं किसी को अस्पृश्य नहीं मानता। गांधी महात्मा हमारे गांव में आज विश्राम ले रहे हैं। हमारा बच्चा जब बड़ा होगा तब वह सबको सुनाया करेगा कि हमारे ग्राम में शास्त्री गांधी जी ने विश्राम किया था। लोग वहाँ पे कह रहे हैं, लोग जो है कि आज बच्चा हमारा जब बड़ा होगा तो कल कहेगा कि हमारे गांव में गांधी जी आए थे, तो बहुत बड़े महात्मा थे, हमारे यहाँ ठहरे थे, हमारे यहाँ रुके थे। उत्कल वासियों की भक्ति भावना के ऐसे अनेक मधुर प्रसंग है। गांधी जी को इस पैदल यात्रा में अपार शांति थी। प्रार्थना सभाओं में हजारों आदमी आते थे और बड़ी श्रद्धा से तांबे के टुकड़े जैसे अधेरे पाई गांधी जी के चरणों में रख जाते थे। लोग गांधी जी के प्रति गांव वालों को इतना श्रद्धा थी, लगाव था, तो वो आते थे और तांबे के कुछ टुकड़े जो है गांधी जी के चरणों में रख जाते थे। कोसों से चलकर आने वाले नर कंकालों की फटी पुरानी धोती की गांठ से एक जैसा पैसा या एक पाई खोलकर गांधी जी के चरणों में रख देने का दृश्य सचमुच प्रेम भक्ति का स्वागत है। गांव के लोग आते थे, गरीब थे, बेचारे के सर पर कपड़ा नहीं था, फटी धोती थी, लेकिन फिर भी एक पैसा या एक पाई खोलकर छोटा एक पैसा भी आकर उनके चरणों में भक्ति भाव से रखते थे। उनसे इतना लगाव था गांव वाले को गांधी जी से, उनके चरणों में कुछ न कुछ वो रख के जाते थे। अब प्रसंग 2 में है। इस प्रसंग के दृश्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह प्रसंग जाजपुर का था। कड़ी धूप और गर्मी में लगभग 10 मील पैदल चलकर गांधी जी दिन के 11 बजे जाजपुर पहुंचे थे। नारियल के पेड़ों के नीचे हमने अपना पड़ाव डाल दिया। गांधी जी जा रहे थे, जाजपुर की जगह है जहाँ पर उन्होंने पैदल 11 बजे दिन में पहुंचे और वहाँ पर ही पेड़ के नीचे ही उन्होंने ठहरने का विचार कर लिया कि आज हम लोग का रुकना ही होगा पेड़ के नीचे। हाथ पैर धोकर बाबू बैठे ही थे। उत्कल उड़ीसा में ही है, जाजपुर जो है ये उड़ीसा में है। उत्कल के 5 या 6 पंडित संस्कृत की बड़ी बड़ी पुस्तकें लेकर वहाँ पहुँचे। उनका आग्रह था कि गांधी जी से वे इसी वक्त मिलना चाहते हैं, उनके प्रतिष्ठा पर हस्ताक्षर करेंगे। महादेव भाई ने उन्हें बहुत समझाया कि 10 मील तय करके गांधी जी अभी आ रहे हैं और ये बहुत थक गए हैं। तो लोग उसके साथ जो गांधी जी के साथ थे बोले, गांधी जी अभी आए हैं, दूर से थक गए हैं चलकर पैदल, अभी आपसे नहीं मिलेंगे। लेकिन गांव के लोग आए थे उनसे
इसी चीज़ पर डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए। आप लोग शाम को 4 बजे आए तो अच्छा होगा, परंतु वे नहीं माने। गांधी जी ने उन पंडितों और शास्त्रियों को अपने पास बुला लिया। गांधी जी ने उनसे पूछा, कहिए आप लोगों का कैसे आना हुआ? उन्हें एक पंडित बोला, आपके साथ हम वार्तालाप करने आए हैं, शास्त्र ग्रंथों से कि हम प्रमाण निकाल कर देंगे। असत्या धर्म नहीं, ऐसे अधर्म है। वो जो आए थे लोग डिस्कस करने, और पंडित लोग उनके महात्मा गांधी से, वो बोल रहे थे असत्य का अधर्म नहीं है, धर्म है। तो इसी पर डिस्कस करना था, इसी टॉपिक पर। तो बोले कि तो बताए उसको, तो उनका अब क्या डिस्कस हुआ इसके बारे में हम लोग फिर अब सोमवार को चर्चा करेंगे। आज आपका अभी तक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। कल मैंने स्वामीनाथन का और इवेंजर की जो कहानी थी वो पढ़ा दी थी, लगभग आधा एक ही पेज बाकी था, और बोला था कि आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो हैं वो करवा दूंगा। तो वही आखिरी कुछ पैराग्राफ हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के वीडियो में रहेंगे। देख लेते हैं क्या होते हैं। स्वामीनाथन जब घर जाता है तो सोचते सोचते घर जाता है। घर जाने के बाद वो सारी बातें बताता है। स्वामीनाथन के पिताजी काम क्या करते हैं कि एक लेटर लिखते हैं, ठीक है। लेटर में वो क्या करते हैं कि वो आई बेग टू इन्फॉर्म यू डेट माई सन स्वामीनाथन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ए सेक्शन वाज आइसोलेटेड बाय हिज स्क्रिप्चर मास्टर यस्टरडे ड्यू टू फैंटाइकर रेंज। वो एक लेटर लिखते हैं स्वामीनाथन के पिताजी W.T. श्रीनिवासन। उस लेटर में वो लिखते हैं कि आपके स्कूल में मेरा बच्चा 7A में पढ़ता है, जिसके साथ कुछ अनैतिक बातें की गई हैं। आपके जो स्क्रिप्टर मास्टर है इवेंजर के साथ कुछ फैंटाइकर रीजन पर कुछ बात की गई है, यानी कि जातिवाद के बारे में बात किया गया। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूँ, मैं हिंदी में बताता हूँ इस पूरे क्लास तक को, कि इसमें इंसल्टिंग है, मतलब कि अच्छी बात नहीं है ये सब होना। प्रोकेबिंग है, किसी क्षेत्र में किसी बच्चे को तंग करना, और खासकर उनका जो मुद्दा रहता है वो हिंदू रिलीजन का मुद्दा रहता है। हिंदू रिलीजन वाले को बार बार वो बोलते रहते हैं। ये उनकी थोड़ी सी असहनीय बातें हैं जिसे आपको सुधारना पड़ेगा। ये वो उस लेटर में लिखते हैं। उसके बाद इट इज बाउंड टू हैव अ बैड इफेक्ट। इससे क्या होगा कि बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। अभी बचपन से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो वो आगे चल के अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगे। मैं आपको यह भी इन्फॉर्म देना चाहता हूँ कि कुछ डाउट है मेरे दिमाग में, ठीक है। अगर आप इस टीचर से सॉल्व कर लेते तो अच्छी बात है। कल शाम को जब मेरा लड़का घर पे आया तो मैंने देखा कि उसके कान यानी कि ईयर्स जो थे वो लाल पड़ थे, यानी कि उसे पीटा गया था। मेरे पास एक और कंक्लूजन है कि आपके स्कूल में अगर नॉन क्रिश्चियनिटी के लोग अगर पढ़ना चाहते हैं और आपके टीचर उन्हें नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी बात करा दीजिए, हम अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्योंकि स्वामीनाथन जो था वो क्रिश्चियन धर्म का नहीं था, वो हिंदू धर्म का था। तो अगर कहिए तो मैं उसे स्कूल चेंज करवा देता हूँ, क्योंकि मालगुडी डे में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा और वहाँ पे रिलीजन की बातें नहीं होगी, किसी दूसरे धर्म को बुरा भला नहीं कहा जाएगा। और मैं आपको यह भी बात समझा दूँ कि अगर आप इस परीक्षा नहीं लेते हैं तो मैं ऊंचे पदाधिकारियों के पास भी जाऊंगा और इस सारे बातों को मैं बोलूँगा कि स्कूल में इस तरीके से किया जा रहा है। यह लेटर था। यह लेटर पढ़ने के बाद स्कूल के टीचर जो प्रिंसिपल जो थे, लेटर पढ़ने के बाद कुछ करते हैं, उस तो दिया नहीं गया। बाद में यह दिया कि स्वामीनाथन जब प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आता है तो सारे जो बच्चे जो हैं उसे गले लगाते हैं, उठा लेते हैं और खूब उसके साथ खेलते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि अब यहाँ पे ऐसी बातें नहीं होंगी। यानी कि सारे बच्चे जो थे वो सब ऐसे, किसी भी धर्म की आप बुराई किए तो हर किसी को बुरा लगता है, चाहे वो उस धर्म का हो या नहीं हो। लेकिन ये एवेंजर बार बार ये काम कर रहे थे, एवेंजर जो थे, इसलिए सारे जो थे उनकी हेल्प करते हैं। और ये जो स्टोरी जो था वो R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया था। मालगुडी डेज का एक मतलब छोटा सा था।
अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसको देख लेते हैं। स्वामी कंसिडर्ड मंडे स्पेशली, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्वामीनाथन जो है वो सैटरडे जो वीकेंड होता है और संडे 2 दिन एंजॉय करता है, लेकिन स्वामी मंडे को क्या मानता है, अनप्लेजेंट मानता है, यानी कि अनप्लेजेंट होगा। द मोस्ट एडमायर्ड टीचर इन स्वामी स्कूल वाज, कौन था स्वामीनाथन के स्कूल के टीचर जिसको सारे बच्चे पसंद कर रहे थे? आपको ही मैंने बताया था वो हिस्ट्री के टीचर थे जिन्हें सब कोई पसंद करता था। स्वामी वाज इनवाइट विथ स्क्रिप्चर टीचर बिकॉज ऑल ऑफ द एबव, जो तीनों ऊपर देखे कि भगवान कृष्ण से वो नफरत करता था, आइडल वर्शिप में वो बुरा भला करता था, और हिंदू गॉड के बारे में, हिंदू रिलीजन के बारे में वो अच्छा नहीं कहा करता था। ठीक है, इसलिए सारे जो थे वो ऑप्शन आपके सही होंगे। फिर इन द ब्लैंक्स की बात करूं, आफ्टर द डिलीशियस फ्रीडम ऑफ संडे एंड सैटरडे एंड संडे इट वाज डिफिकल्ट। देखिए इट वाज डिफिकल्ट के बाद बहुत लंबा चौड़ा है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है टू गेट इनटू द मंडे मूड ऑफ वर्क एंड डिसिप्लिन। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है स्वामीनाथन लेफ्ट हिज सीट, इसका भी यहीं पे दिया गया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो जंप से है, जंप्ड ऑन द प्लेटफॉर्म एंड प्लेस्ड हिज नोटबुक ऑन द टेबल। उसके बाद द हिस्ट्री टीचर वाज एवरीबॉडी फेवरेट, हिस्ट्री टीचर जो थे एवरीबॉडी फेवरेट क्यों थे? क्योंकि बिकॉज ऊपर लिख देंगे और यहाँ से लिखेंगे फॉर काइंडनेस एंड गुड ह्यूमर। उसके बाद द स्क्रिप्चर टीचर वाज ए रिलीजियस फैंटास्टिक एंड इनकन्विंसियल, यानी कि अनबिलीवेबल, किसी भी मतलब कि दूसरे धर्मों में वो विश्वास नहीं करता था। द वन कंक्लूजन दैट आई कैन कम, यहाँ पे है इसका बाबू, इस फिगर को देख लीजिए, और यहाँ पे टू इज दैट यू डू नॉट वांट नॉन क्रिश्चियन बॉय इन योर स्कूल। ये था आप लोगों का लेसन 8 मंडे मॉर्निंग का पूरा। जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग को नोट्स में मिलेंगे। ठीक है, अब कल दूसरे चैप्टर के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का मालूम है मुझे कि साइंस में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप लोगों का रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन चल रहा है तो थोड़े से आज सरोज सर दूसरे काम में लगे हुए हैं, इसलिए मैं ही आप लोगों का साइंस पढ़ाता हूँ। तो इसमें पेज नंबर 36 में एक टॉपिक है आप लोगों का स्टेट। इसको अगर आप लोग हिंदी कीजिएगा, हिंदी में समझने की कोशिश करें, इसको आप लोग समझते हैं राज्य। ठीक है, लेकिन अगर साइंस में हम लोग समझे और मेटल्स नॉन मेटल्स में अगर हम लोग इसको बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं अवस्था। ठीक है, और हम जानते हैं कि इस धरती पर, ठीक है, कोई भी अगर वस्तु है तो वो 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। वो कौन कौन सा फॉर्म है? सबसे पहला फॉर्म अगर देखा जाए तो वो आपका है लिक्विड, दूसरा है सॉलिड, और तीसरा है गैस। ये 3 रूप के बारे में आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं, उसके बाद भी होते हैं, लेकिन वो अभी नहीं, अभी आप लोग को 6 क्लास के ही स्तर पर जानना है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि लिक्विड, सॉलिड और गैस में होता क्या है। अलग अलग मतलब कि तीनों एक तो स्टेट ही है, लेकिन तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों में क्या अगर समानता है, अगर उसको हम लोग समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लिक्विड में। लिक्विड क्या होता है? अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का कोई अपना शेप होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग जिस शेप में इसको डालेंगे वो शेप ले लेगा। अगर एक शीशा का गिलास लेते हैं और उसमें डालते हैं तो उसका शेप ले लेगा, अगर हम दूसरे यूटेन स्टील में डालते हैं तो उसका शेप ले लेगा, यानी कि इसका कोई अपना शेप नहीं होता है। ठीक है, इसकी अपनी वॉल्यूम अलग होती है, इसकी वॉल्यूम भी नहीं होती है। ऐसा कारण क्या है कि लिक्विड ऐसे फ्लो करते रहता है? कारण ये है कि लिक्विड में जो भी मोलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, ठीक है, अगर उनके बीच की बात करो तो उनके बीच में जो डिफरेंस जो होता है ना वो अलग अलग होता है। वो सारे पार्टिकल्स एक साथ अटैच नहीं होते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। इस कारण से इसका कोई शेप नहीं है, इसका कोई वॉल्यूम नहीं है और ना ही। ठीक है, अगर हम बात करें सॉलिड की, थोड़ा सा सॉलिड पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का एक शेप होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देखिए कि आप फ्रिज में वाटर बोतल रखते हैं और वो पूरा पानी भर जाए, पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है ना कि सॉलिड हो जाता है,
तो अगर आप उसे बाहर निकालेगा तो उसका एक शेप ऐसे करके दिख सकता है, ऐसे शेप दिख सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, यानी कि उसका एक शेप हो सकता है। और उसका अपना वॉल्यूम भी होगा। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी सी हाइट हो सकती है, ज़्यादा हाइट भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है और ब्रेथ भी हो सकता है। सॉलिड में ऐसा क्या हो जाता है कि एक शेप का रूप ले लेता है, लेकिन लिक्विड नहीं ले पाता। इसमें क्या होता है ना कि जब हम इसे लिक्विड को जब हम ठंडा करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इसमें जो पार्टिकल्स जो दूर दूर होते हैं, जो फ्लो करने में मदद करते हैं, वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। और टाइटली पैक्ड होते हैं तो जिस भी शेप में अगर हम डालें उस शेप पे वो टाइटली पैक्ड हो गए तो उसी का वो रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड में हो जाता है। गैस की बात करें, गैस में क्या होता है? अगर गैस की बात करें तो गैस का अपना कोई शेप नहीं होता है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स लिक्विड से भी दूर दूर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये पूरा फ्लो करते हैं, पूरा इधर उधर फ्लो करते हैं। इसका कोई वॉल्यूम होता है? कुछ नहीं होता है, इसका वॉल्यूम नहीं होता है। अब एक बात करें, अगर चेंज की बात करें तो लिक्विड को जब हम लोग क्या करेंगे? कोल्ड करेंगे। लिक्विड को जब हम लोग ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड बनेगा। और अगर हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? वो गैस का रूप ले लेगा। इसके बाद का एक और टॉपिक है आप लोगों का, जो टॉपिक नंबर 5 होगा, वो है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की बात कर लेते हैं हम लोग। एक बात समझिए कि जिस प्रकार से हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो किसी भी वर्ड के आगे अगर और लगा देते हैं तो नेगेटिव सेंस निकलने लगता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें बात करें, सॉल्युबल यानी कि घुलनशील, ठीक है, और इनसॉल्युबल यानी कि अघुलनशील, यानी कि इसके अंदर हमने आगे क्या लगा दिया? इन। और इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से बात करें तो ये प्रीफिक्स है। ठीक है, ये जब किसी वर्ड के आगे आता है तो उसका मीनिंग बदल जाता है। इन हो गया, चाहे डिस हो गया। ठीक है, ये कुछ प्रीफिक्स होते हैं जो उसका नेगेटिव सेंस देने लगते हैं। अब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की बात करें तो पहले समझिए कि यूनिवर्सल सॉल्युबल क्या है, ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो वाटर जो है वो आपका यूनिवर्सल सॉल्युबल है। ठीक है, यानी कि ये लगभग सभी चीज़ों को अपने अंदर क्या कर लेता है? सॉल्युबल कर लेता है, यानी कि जो सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए, अगर हम एक, ये हमारा एक गिलास है, ठीक है, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि हमारा एक शीशा का गिलास हो गया। ठीक है, इसमें हमने पानी, जल यानी कि वाटर यहाँ तक पूरा फिल कर लिया। ठीक है, इसमें हमने जल फिल कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देते हैं ऊपर से। 1 टीस्पून 2 स्पून डाल देते हैं। सपोज कीजिए डाल दिया मैंने, मान लीजिए कि यहाँ से मैंने ये डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसे हिलाया, यानी कि थोड़ा सा इसे सेक किया। सेक करने के बाद हमने देखा कि अब हमको सॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। सॉल्ट क्या हो गया? इस वाटर में पूर्ण रूप से सॉल्युबल हो गया, यानी कि पूर्ण रूप से घुल गया। अब आप एक चीज समझिए, थोड़ा सा एक और बात समझिए, एक और मेरे दिमाग में आ गया यहीं पे, कि मान लीजिए कि जब ये आप इसमें पानी डालते हैं तो आप एक काम कीजिए कि इसका एक मेजर ले लीजिए। ठीक है, इसका एक आप यहाँ पे मेजर ले लीजिए, सॉल्ट डालने के पहले का एक मेजर ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, आप एक खाली लीजिए जिसमें आपने जल नहीं, यानी कि जिसमें आपने वाटर नहीं डाला है, उसमें आप उतना ही नमक को डालकर देखिए जितना आपने इसमें डाला है। जब आप इसमें डालिएगा तो आप देखिएगा कि नमक की जो मात्रा जो है, सॉल्ट की जो, इतना ऊपर हो गया। ठीक है, सपोज दैट कीजिए। लेकिन जब आपने इसमें डाला और जब इसमें आपने उसे घुला दिया, पूरा रूप से वो घुलनशील हो गया, यानी कि घुल गया, तो देखिएगा कि इसका लेवल राइज नहीं हुआ है, लेवल जो है वहीं पे है। कारण क्या था? कारण ये था कि जैसे मैंने इधर बताया कि लिक्विड में जो मोलिक्यूल्स जो होते हैं, जो एटम्स, उनके बीच में डिस्टेंस होता है, वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। तो जो उनके बीच में गैप था ना, वहाँ पे वो जाकर सॉल्ट के छोटे छोटे कण जो थे, जो घुल गए, वो जाकर वहाँ पे चले गए, इसलिए इसका राइज नहीं हुआ। और हम यहाँ पे एक और चीज़ कह सकते हैं कि आपका यूनिवर्सल जो सॉल्युबल है वाटर, उसने क्या किया? उसमें आपका सॉल्ट जो था वो सॉल्युबल हो गया, यानी कि घुलनशील था सॉल्ट। अब अगर एक और काम कीजिए, फिर से हम अगर इसमें जल ले लेते हैं, वाटर ले लिए, और जितना हमने इसमें सॉल्ट डाला था उतनी ही मात्रा में आप कहीं से सैंड लाइए। ठीक है, और आप उसको इसमें डालिए, आप उसको सेक कीजिए। लेकिन आप देखेंगे कि जो सैंड जो था वो नहीं घुल पाया।
वो उसके नीचे जाकर, जैसे ही आपने उसको छोड़ दिया, नीचे जाकर वो बैठ गया और वो बाहर से विजिबल है कि वो नहीं हो पाया। यानी कि सैंड क्या हुआ, अघुलनशील हो गया। सॉल्ट क्या हो गया, घुलनशील है। शुगर भी आपका घुलनशील है, यानी कि वाटर जो है घुलनशील बना सकता है। और एक चीज़ और कि हमारे बॉडी का अगर बात करें, वेट का बात करें, तो 70% जो हमारे बॉडी का वेट होता है वो वाटर का ही होता है। ठीक है, यही 2 टॉपिक था। थैंक यू।